ये खत्म हो गया था क्या चैप्टर है बचा है? सुनो, एसेट्स और लाइबिलिटीज पूरी हो गई क्या? वेरिफिकेशन कंटिंजेंट वाली चल रही थी। नहीं, वही मैं चेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड। शेयर कैपिटल तो पूरा हो गया था, है ना? नाउ कम टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। आ जाओ भैया रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ, क्वेश्चन भी बताते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में एक चीज़ बताई थी। एक सेकेंड रुको, ऑडिट में थोड़ी मैंने अलग से सेक्शन बनाया था। ठीक है, अलग से बना देते हैं ऑडिट का। अबे चलोगे क्या तुम? हाँ जी, सुनिए मेरी बात। आपको यहाँ पे दिया गया है कोई भी टॉपिक, है ना? वेरिफिकेशन करना है अपने को। वेरिफिकेशन करना है अपने को किसी भी एसेट या लाइबिलिटी का। सिंपल सी बात है। इसके अलावा किसी और चीज़ का आपको वेरिफिकेशन करना नहीं है। क्वेश्चन आए किसी भी चीज़ का, कोई फर्क नहीं पड़ता एसेट या लाइबिलिटी है कि नहीं है, बस ये चेकआउट कर लो। मतलब बात क्या होनी चाहिए? वो बैलेंस शीट आइटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? बैलेंस शीट आइटम का मतलब क्या है? वो एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी, तीन चीजें आती है बैलेंस शीट के अंदर। आती है ई एल एला, याद है? एला आती है बैलेंस शीट के अंदर, और कोई नहीं आता बैलेंस शीट के अंदर। इक्विटी, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। अब सबसे पहले जो भी टॉपिक आएगा आपको दे रखा है, लेट्स से नेम एनी टॉपिक, ई एल ए में से कोई भी बोल दो। चलो तीन लेते हैं एग्जाम्पल, एक ई का, एक एल का और एक ए का। ठीक है, लो इक्विटी से मैं कोई सा भी बोलो। चलो रिजर्व्स एंड सरप्लस पकड़ते हैं। ओके, एसेट्स इधर से हो गया इक्विटी, इधर हो गया लाइबिलिटी, इधर हो जाएगा एसेट्स। ओके फाइन। हाँ बोलो, कौन सी बोरिंग्स लेनी है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लेनी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब तीसरी क्या है? इन्वेंट्री ले लेते हैं। क्या लेना है? किस में? लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लेते हैं। अरे तुम्हें समझना है, इनको आंसर लिखने का पैटर्न समझना है, नई चीज समझनी है। चलो, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और इन्वेंट्रीज। अब सुनो, अब सबसे पहले तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का यहाँ पे डेफिनेशन जाएगा, मतलब जाएगा कि मीनिंग क्या है। सबसे पहले यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब जितने भी तरीके के जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, वेदर दे आर रेवेन्यू प्रॉफिट्स और दे आर कैपिटल प्रॉफिट्स, ठीक है, विल बी शोन हेयर इन दी रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो कंपनी के पास कोई सा भी बैलेंस हो, कंपनी के पास कोई सा भी प्रॉफिट हो, ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट हो चाहे, रेवेन्यू प्रॉफिट हो चाहे कैपिटल प्रॉफिट हो, किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो, रेवेन्यू प्रॉफिट हो चाहे कैपिटल प्रॉफिट हो, किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो, वो सारे के सारे जो प्रॉफिट्स होते हैं, वो सारे के सारे प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आते हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आते हैं, कौन कौन से प्रॉफिट्स आते हैं? फॉर एग्जांपल, ठीक है, बैलेंस ऑफ एसपीएल, बैलेंस ऑफ एसपीएल, ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अरे भाई, एक तो होता है बैलेंस ऑफ एसपीएल जो बच गया, एक मैंने आपको सिखाया था ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ठीक है, एक इसके अंदर आ जाता है जनरल रिजर्व। ठीक है, इसके अंदर आ सकते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, एसपीआर, ठीक है, सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, और इसके अंदर आ सकता है आपके, ठीक है, अदर कैपिटल रिजर्व्स भी आ सकते हैं।
कैपिटल रिजर्व्स आ सकते हैं, कंटिंजेंसी रिजर्व्स, ओके। हाँ, क्या बोला? अच्छा ठीक है, इस तरीके के रिजर्व्स आ सकते हैं, ओके। अब इन रिजर्व्स के अंदर आप कुछ कुछ बातें लिख सकते हो। ये क्या हुआ भाई? हाँ, इन रिजर्व्स के अंदर आप कुछ कुछ बातें लिख सकते हो, जैसे कि है ना, जो जनरल रिजर्व है या जो फ्री रिजर्व्स है, ठीक है, दैट इज बैलेंस ऑफ एसपीएल, बैलेंस ऑफ एसपीएल, या फिर जो ट्रांसफर टू रिजर्व्स था, ट्रांसफर टू रिजर्व्स था, इज दिस अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड। इसको यूज कर सकते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, समझ आ गया? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एसपीआर को बता देना, एसपीआर को आप यूज कर सकते हो किसके अंदर, ठीक है, एसपीआर के अलग अलग पर्पसेस होते हैं, एसपीआर के पर्पसेस लॉ के अंदर अभी अपने को पढ़ने भी एसपीआर के पर्पसेस, बट जैसे कि क्या है, एसपीआर के पर्पसेस अभी लॉ में पढ़ने अपने को वैसे तो, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो किसके लिए, काम के लिए, बायबैक के लिए, ठीक है, प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, एंड बोनस शेयर्स को, ठीक है, इशू करने के लिए, ओके। चलो अब देखो, अब सुनिएगा, ये तो हो गया इसका स्पेसिफिक काम, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है ना, ये अनरियलाइज रिजर्व होता है, ठीक है, एंड शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनीथिंग, एंड शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनीथिंग, समझ आ गया? किसी के लिए यूज नहीं होना चाहिए, ओके। अब सुनो, इसके अंदर अपन लिख के आएंगे अब EROCVA, नहीं, ये दूसरा लगा दिया मैंने गलती से, हाँ, ACOL EVS BDCA, ठीक है, ACOL EVS BDCA। अब यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिख देंगे वेरिफिकेशन विल बी डन, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, और वी विल लेट्स वेरीफाई, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट्स वेरीफाई दी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, ठीक है। तो सबसे पहले ऑथराइजेशन, ठीक है, कि ऑथराइजेशन में लिखेंगे कि जो भी रिजर्व्स क्रिएट हुए हैं वो कंपनी के ऑथराइज पर्सनल ने ही क्रिएट करे हों, ठीक है। जैसे कि जनरल रिजर्व अगर क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन चेक कर लेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या रेजोल्यूशन पास करा है जनरल रिजर्व के लिए, ठीक है। या फिर रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन के अंदर अपन ऑथराइजेशन देख लेंगे कि कौन सा अपने वैल्यूअर को अपॉइंट करा था जिसकी वैल्यूएशन की रिपोर्ट आई है, कि जिसके बेसिस पे रिवैल्यूएशन हुआ है, समझ आ गया क्या? ठीक है। या जो भी IFR या WCR बनाए जा रहे हैं वो सब ऑथराइज्ड ही होने चाहिए, कंपनी में किसने बनाए हैं ऑथराइजेशन चेक कर लिया जाएगा बाय दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ने क्या ऑथराइजेशन दिया है, कैसे ऑथराइजेशन दिया है, समझ आ गया क्या? ठीक है भाई, ऐसे स्केड्यूल ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं इनके पास, इन सब की पूरी डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है, जो कि इस साल क्रिएट हुई है, इस साल यूज हुई है, ठीक है, इस साल किसी चीज को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल करी गई है, उसका एक प्रॉपर स्केड्यूल ऑब्टेन कर लेंगे। ई से एग्जिस्टेंस तो, हाँ, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाए गए हैं वो सच में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने फेक रिजर्व्स बनाए हैं, समझ आया? इन्होंने फेक रिजर्व्स बना के दिखा रखे हैं कि सच में एग्जिस्ट करता भी नहीं है, इन्होंने फेक रिजर्व्स बना के दिखा रखे हैं, वैल्यूएशन की रिपोर्ट में इतना था ही नहीं, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इतना रिजर्व बनता है कि नहीं बनता, और वैल्यूएशन की रिपोर्ट अगर आई है तो वो वैल्यूज जो हैं वो फाइनेंशियल, वो आपके फिक्स्ड एसेट्स में एडजस्ट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। ओ से इनको भी बताने दो ऑनलाइन वालों को, यार इसमें ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसे वो नज़र आ रहा हूँ, इसको ना बहुत ज़्यादा जूम, इसको करो कुछ, यहाँ से एक बटन होता है ना इसका जूम आउट करने का, है नहीं है? रुको एक सेकेंड, ऊपर वाला होगा ना, देखो अगर जूम का है क्या, टच वाला थोड़ी है ये, वेट करो, ऊपर वाला है,
देखना एक बार। हाँ, अभी पहले से बेटर हुआ, थोड़ा सा और करो। हाँ, इसके लिए यहाँ जाना पड़ता है एकदम। एक काम करो, रुको, इसको छोड़ो। अरे इसके लेंस से कोई फर्क नहीं। हाँ, अब ठीक है, इतना रहने देते हैं। ठीक है। हाँ जी, वही कर रहे थे गगन, वही कर रहे थे। हाँ जी, ये एसपीआर के नीचे रिवैल्यूएशन लिखा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या क्या आ सकता है। ठीक है। हाँ जी, अब क्या पूछ रहे थे अपन? ए सी ऑल। हाँ, तो ए से हो गया, एस से हो गया, ई से हो गया ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन और राइट तो नहीं आएगा यहाँ पे ऐसे कुछ। ठीक है, बस हाँ, ऑब्लिगेशन राइट नहीं। बस हाँ, जस्ट ये लिख सकते हैं कि ठीक है। क्या क्या ऑब्लिगेशन है डब्ल्यू सी आर का? नहीं बनाते डब्ल्यू सी आर, आप बताओ क्या करना है। नहीं, अगर है तो भी और नहीं तो भी, ऑब्लिगेशन तो किसी भी तरीके से नहीं है रिजर्व। रिजर्व को आप कैसे ऑब्लिगेशन कह सकते हो यार? अरे उनके अगेंस्ट क्लेम हुआ है, उनके अगेंस्ट थोड़ी क्लेम होता है कभी। उनके अगेंस्ट कभी क्लेम नहीं आता। एक्चुअली होता यह है कि वो कंपनी के अगेंस्ट क्लेम आता है, और कंपनी ने वो बना रखा है तो कंपनी उसमें से एडजस्ट करती है। नहीं बना रखा तो भी देना पड़ेगा, बना रखा है तो भी देना पड़ता है। सो वो उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं होता, वो हम उसके अगेंस्ट रेस करते हैं। अब कॉन्सेप्ट को समझो कि हो क्या रहा है यहां पे। अब एक चीज ध्यान रखना, रिजर्व्स क्रिएटेड बाय अस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन फॉर अस। वो हमारे किसी भी तरीके से कोई सा भी रिजर्व कंपनी के राइट ही है। हाँ, स्टैच्यूटरी रिजर्व मतलब क्या? जो लॉ ने बोला है बनाने के लिए उसको कहते हैं स्टैच्यूटरी रिजर्व। भाई आप समझो होता क्या है, आप एक तो कॉन्सेप्ट समझो भाई। जब रिजर्व्स की बात करी जाती है तो रिजर्व्स होते हैं प्रॉफिट के हिस्से। प्रॉफिट के हिस्सों को आगे आने वाली चीजों के लिए यूज करना। ठीक है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स, कि आपने स्पेसिफिक काम के लिए बनाया तो स्पेसिफिक रिजर्व, कोई स्पेसिफिक काम नहीं है तो जनरल रिजर्व। और अगर कुछ ऐसा रिजर्व तैयार हो गया, ठीक है, जो कि आपके करंट प्रॉफिट्स में से नहीं है, आपके प्रीवियस प्रॉफिट्स में से नहीं है, बस वो हो गया, तो उसको कहते हैं इसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व दो ही तरीके के रिजर्व्स होते हैं। अब कैपिटल रिजर्व आपका किस चीज के लिए है? जो कि आपके करंट प्रॉफिट्स में से, बिजनेस के प्रॉफिट्स के अलावा कहीं और से बना है, उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। और आपका रेवेन्यू रिजर्व का मतलब क्या होता है? जो कि आपके, या फिर जनरल रिजर्व मतलब जो कि आपके प्रॉफिट्स में से बनाया गया है। अब आप रिजर्व कोई सा ही बनाओ, वो कोई सा भी रिजर्व आपके लिए लाइबिलिटी नहीं है, मतलब इट्स ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, वो ऑब्लिगेशन नहीं है कोई। भाई अगर मेरे पास कोई कंटिजेंसी रिजर्व नहीं है, या मान लो मैंने WCR नहीं बना रखा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं बना रखा, इट इज ए स्पेसिफिक रिजर्व। ये स्पेसिफिक रिजर्व है कि हमने पहले से तैयारी करके रख रखी है कि कल को अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम उस लॉस को पे करके यहां से एडजस्ट कर लेंगे, तो वो हमारे करंट प्रॉफिट्स के ऊपर इंपैक्ट ना डाले। ये होता है उसके बनाने के पीछे का मकसद, कि वो आपके करंट प्रॉफिट्स को अफेक्ट ना करें, इसके लिए आपने पहले से तैयारी करके रख रखी है। अच्छा चलो, मेरे पास नहीं है कोई WCR, है मेरे पास कंटिजेंसी रिजर्व। अब मेरे पास अगर कोई एम्प्लॉय आ जाता है, बोलता है कि सर ये लगभग गई है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो मैंने कंटिजेंसी रिजर्व को यूज कर लिया वहां पे यूज करने के लिए। अब बोलो मैं यूज कर सकता हूं नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। और रिजर्व नहीं है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट पे आ जाएगा, करंट ईयर में लॉस दिखा दूंगा मैं उस चीज का। तो ये क्या, ये कोई कंपलसरी थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी है कि अरे बिल्कुल ही उसमें से, अरे नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट माई लाइबिलिटी। आप समझो, ये मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये मेरे प्रॉफिट्स के हिस्से वो अलग करे हुए हैं।
ठीक है, जिसको मैं फ्यूचर में यूज कर सकता हूं कहीं पे भी। अब मैंने प्रॉफिट के समझदारी दिखा के प्रॉफिट के एक हिस्से को अलग कर लिया कि अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो हमारे पास पहले से तैयारी है। समझ आया क्या भाई? एक अंकल है, मतलब एक कोई भी आदमी है, उसको लगा, उसकी बेटी पैदा हुई, लेट्स से उसकी बेटी पैदा हुई, तो उसकी बेटी के पैदा होते ही उसने हर महीने 5,000 रुपए जमा करना चालू कर दिया। लेट्स टेक एग्जांपल, ठीक है, उसने हर महीने 5,000 जमा करता रहता है, वो साल के 60,000, ठीक है, 10 साल के 6 लाख, ब्याज लगा के बन गए मान लो 12 लाख। लेट्स से 10 लाख में वो 10 साल में वो बन गए 12 लाख, ठीक है। 20 साल तक जमा किए तो 20 साल तक वो कितने होने चाहिए? 20 साल के वैसे तो उसने 12 लाख जमा करा दिए, बट 20 साल के वो हो गए लेट्स से 40 लाख रुपए। वो उसने पैसे रखे थे, अब मैं बेटी की शादी कराऊंगा, तो शादी के लिए ऐसे इकट्ठे हो गए 40-50 लाख रुपए, ठीक है। अब बेटी बोलती है मेरे को पढ़ने जाना है, तो ले ये ले जा 40 लाख रुपए, कर ले, पढ़ा देते तेरे को, और क्या। तब उसने उस पैसों को किसी और पर्पस में यूटिलाइज कर लिया। हाँ, कर लिया तो कर लिया, है तो उसका प्रॉफिट ही ना, तो कहीं पे भी यूज कर सकता है वो। आप समझ रहे हो? WCR आपके पास है, बट लेट्स से कंपनी को बंद करना है अपने आप को, और नहीं है कोई WCR के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी, तो वो तो कंपनी यूज कर लेगी ना। अगर वही ऑब्लिगेशन होता तो मेरे को वो, मैं यूज ही नहीं कर सकता था उसे, आई कुडंट यूज इट। अरे इट्स नॉट अ प्रोविजन, इट्स अ रिजर्व। इफ इट वुड बी अ प्रोविजन तो देयर वुड बी एन इशू। प्रोविजन इज एन ऑब्लिगेशन फॉर अस, कि प्रोविजन तो हम एंटीसिपेटेड लाइबिलिटीज के लिए ही बनाते हैं जिसका अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं हुआ, मगर जिसके अमाउंट का नियर अबाउट अमाउंट हमें पता है, तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविजन। आप समझो पहले तो ये क्या है, ये वाला बेस क्लियर कर लो। देखो सबसे पहले बनता है रिजर्व। रिजर्व बनता है अनएंटिसिपेटेड या फिर एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए, या अनएंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए, या फ्यूचर में अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए, कि कल को कोई अगर अचानक से लॉस हो गया तो, हुआ कुछ भी नहीं है, अगर फ्यूचर में कोई नुकसान हो गया तो उसके लिए प्रेजेंट में तैयारी करना, और प्रेजेंट से उसको अपने आप को स्ट्रांग करना। तो कंपनी में जितने ज्यादा रिजर्व्स होते हैं, कंपनी की कंडीशन उतनी ही स्ट्रांग होती है। अब वो रिजर्व आप किसी भी नाम से बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजर्व जितने ज्यादा होंगे कंपनी के पास, कंपनी की उतनी ही स्ट्रांग क्या हो जाएगी, उतनी ही स्ट्रांग पोजीशन हो जाएगी। समझ आ गई क्या? उतनी ही स्ट्रांग कंपनी की पोजीशन हो जाएगी। बट अगर एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए, जो कि हो गया, होने वाला है, आपकी कोई लाइबिलिटी आपके सर पे आ चुकी है, बट आपको उसका अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं पता, बट हाँ आप उसके नियर अबाउट या अप्रोक्सीमेट अमाउंट को जानते हो, पे नहीं करा है उसका अभी तक, पेमेंट वेमेंट नहीं हुआ है, बट उसके आप अप्रोक्सीमेट अमाउंट को जानते हो, तो उसके लिए आप बनाओगे क्या? उसके लिए बनाओगे प्रोविजन। और आपको लगता है कि देयर कुड बी अ चांस कि लाइबिलिटी अराइज हो सकती है कोई लाइबिलिटी फ्यूचर में अराइज हो जाए, अभी कंफर्म नहीं है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा, उसको बोलूंगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी। उसको मैं बोलूंगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी के चांसेस हैं, हो सकता है ना हो, डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन। इफ इट हैपेंड देयर विल बी अ लॉस, डज नॉट हैपन देयर विल बी नो लॉस। और उसी तरीके से एक होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी के साथ में वारंटीज, उसको भी वही दिखाया जाता है। और वारंटीज का मतलब होता है कि जैसे कंपनी कोई प्रोडक्ट बेचती है तो वारंटी देती है क्या उसके अंदर? हाँ भाई, आपने कोई फोन लिया, लैपटॉप लिया, वॉशिंग मशीन ली, एसी लिया, कुछ भी लिया, लैपटॉप लिया, उसके अंदर वो वारंटी मिलती है कि नहीं मिलती अपने को? तो वारंटी कंपनी वारंटीज में दिखाती है, विच इज अगेन नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट के नीचे नीचे दिखाया जाएगा। बात समझ आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो रिजर्व्स कैन बी टेकन एज अ राइट, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। प्रॉफिट के वो हिस्से जिसको अलग किए गए हैं, इसको रिजर्व्स कहते हैं। कमिटमेंट्स भी, कमिटमेंट्स अलग होता है, कमिटमेंट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, वारंटीज, कंटिजेंट लायबिलिटी, हाँ लिखा होगा ना इसमें, हाँ चलो ओके। तो ASEO मतलब ऑब्लिगेशन एंड राइट, ठीक है, इसको हटा दो। वैल्यूएशन को हटा देते हैं, वैल्यूएशन में तो एग्जिस्टेंस जैसे ही हो गया, ठीक है।
अब लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, अब लीगल रिक्वायरमेंट में स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हमें बनाना ज़रूरी है, ठीक है। देयर आर सर्टेन लॉज जहाँ के हिसाब से हमें, ठीक है, रिजर्व्स बनाना ज़रूरी होता है सर, जैसे कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, DRR CRR, DRI नहीं, DRR, DRR CRR, DRR मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जब डिवेंचर का रिडम्पशन करोगे तो उसके लिए DRR बनाना पड़ेगा। CRR मतलब सिंपल सी बात है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हैं, ठीक है, या फिर आप, ठीक है, बायबैक सिक्योरिटीज करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, CRR बनाना पड़ता है फेस वैल्यू जितना, जिसका सिर्फ एक ही काम हो सकता है, क्या, बोनस शेयर्स इश्यू करने का काम हो सकता है। समझ आ गया? तो हो गए स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है एविडेंस वगैरह ऑब्टेन कर लेंगे, जैसे आपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करा है तो उसका एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी ऑब्टेन कर लेंगे, लाइक दैट, ठीक है। अगर उसमें से जैसे एक एविडेंस ये भी ले सकते हैं कि अगर आपने लेट्स से SPR में से आपने कुछ यूटिलाइजेशन किया है बायबैक के लिए, तो अगर आप SPR में से यूटिलाइज कर रहे हो बायबैक करने के लिए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो शेयर होल्डर की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई थी उन्होंने जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था उसकी कॉपी भी चेक कर सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है। अब V से क्या आता है, नहीं U, यहाँ पे U था अनऑथराइज चार्ज, यहाँ पे V वैल्यूएशन, तो चार्ज भी नहीं आएगा, ठीक है। S से सेल तो कुछ आएगा नहीं, B से डिस्क्लोजर आ जाएगा ना, डिस्क्लोजर क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले इक्विटी, शेयर होल्डर फंड्स में B रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो स्केड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाया जाएगा। L से, C से कंप्लीटनेस एंड हटाओ से, ठीक है, डन। तो आप समझ आ गया आपको कैसे लिख के आना है। अब आपको समझ आ रहा है पॉइंट्स थोड़े से रिड्यूस हो गए, नंबर ऑफ पॉइंट्स थोड़े से कम हो गए ना भाई। हर जगह हर पॉइंट नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, और ना ही हर जगह हर पॉइंट घुसा के आना है अपने को ज़बरदस्ती। मैंने आपको पहले भी कहा था जो एप्लीकेबल हो वो लिखो, जो नहीं हो वो मत लिखो। तो अब आप देखो, सबसे पहले तो कोई आधे पेज का सा पैराग्राफ बन चुका है, और उसके बाद आपका 1 2 3 4 5 5 से 6, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो रहे हैं, तो 6 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट। समझ आ गया? 6 पॉइंट्स आप इसमें करके आ गए, 6 पॉइंट सफिशिएंट है। क्लियर हो गया? तो आपने क्या कर दिया, अब आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 पॉइंट्स हो गए और ऊपर आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। तो 1 से 2 नंबर का एक्सप्लेनेशन, बाकी आधे 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 पॉइंट्स के नंबर मान लो। समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब लेट्स टॉक अबाउट बोरिंग्स। बोरिंग्स के बारे में बात करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या होता है, सबसे पहले डिफाइन कर दो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होती है। बोरिंग्स मतलब, ठीक है, मनी टेकन फ्रॉम अदर्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब, ठीक है, कोई भी ऐसा पैसा जो अपन ने उधार लिया है दूसरों से, किस पर्पस के लिए, मतलब किसी भी पर्पस के लिए, बट फॉर अ पीरियड विच इज मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ऊपर है, उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जैसे कि कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, इट कंसिस्ट ऑफ डिबेंचर्स, बैंक लोन या टर्म लोन कह दो, और क्या आता है इसके अंदर, डिपॉजिट्स, ठीक है, एटसेट्रा। ओके, रीपेमेंट ऑफ विच विल बी मेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, दीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आर जनरली सिक्योर्ड, ठीक है, और मे बी अनसिक्योर्ड, ठीक है। इफ दे आर सिक्योर्ड, देयर चार्ज मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ रजिस्टरार ऑफ कंपनीज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। बरोबर बरोबर, समझ आ गया? इनका चार्ज आपको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट विच इज रिटन, ठीक है, बिफोर दी डिबेंचर और डिपॉजिट्स इज कॉल्ड एज कूपन रेट, इसको कूपन रेट कहते हैं, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट विल बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ओके,
ये आपने इनको डिफाइन करके बता दिया। दीज आर लाइक ऑब्लिगेशंस वेदर कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट और नॉट, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे द इंटरेस्ट ऑन देम। मतलब कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे नहीं कमाए, ये हमारे ऑब्लिगेशन है और हमें इसके ऊपर ब्याज को देना ही पड़ेगा। समझ आ गया? इस तरीके से आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। ओके फाइन, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलती है इन चीज़ों की? सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है लॉ के अंदर। ठीक है, लॉ में हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा है वहाँ इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, मतलब इसमें ऑडिट में इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, किताब में जो दे रखा है वो एक्सप्लेनेशन इधर उधर से कॉपी करा हुआ है। ओके, अब अपन बात करते हैं द वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कैन बी मेड एज फॉलोज। और फॉलोज में अपन लिख देंगे ASE, पीछे से इरेज हो जाता है, ASEOULEVSBDCA। ओके, अब देखो, अब ACOL EVS BDCA ए से ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब कंपनी ने जो भी बोरिंग्स करी है वो सारी की सारी बोरिंग्स ऑथराइज्ड होनी चाहिए। अगर कंपनी कभी लिमिट्स के बियॉन्ड जाके बोरिंग्स करती है, सर लिमिट्स कितनी है? लिमिट्स है आपकी पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स का 60% या पेड अप शेयर कैपिटल का 100% जितना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से बोरिंग्स कर सकते हैं। डिबेंचर्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसके बियॉन्ड जाने के लिए अगर कंपनी जाना चाहती है तो उसके लिए कंपनी को, ठीक है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरी चीज, अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं? बोरिंग्स कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ना, जैसे कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है जो कि कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है, जिसका कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, तो इसके लिए तो स्पेसिफिकली कंपनी को अप्रूवल लेनी पड़ती है शेयर होल्डर्स की बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्यूचर में। समझ आ गया क्या? ठीक है, ये तो हो गया ऑथराइजेशन का पहला पॉइंट कि आपको जो भी लोन वोन लेना है वो ऑथराइज्ड, ठीक है, ऑथराइजेशन का ध्यान रखना है। तो ऑथराइजेशन का ध्यान रखते हुए आप क्या कर सकते हो? लोन ऑब्टेन कर सकते हो। बराबर, बात समझ आ गई? ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है दूसरा पॉइंट, देखना। ठीक है, दूसरा स्केड्यूल ऑब्टेन कर लेना कि कौन कौन सी बोरिंग्स कब कब ली है, किस किस का कितना पैसा बाकी चल रहा है, किस किस पे कितना पैसा दिया है। ठीक है, उनका लोन रीपेमेंट स्केड्यूल देख लेंगे, उनका इंटरेस्ट क्या जा रहा है, कब लिया था, क्या इंटरेस्ट रेट है, इस सब का पूरा डिटेल ऑब्टेन कर लेंगे। तो कितने लोन्स चल रहे हैं, कब लिया था लोन, ठीक है, उनका इंटरेस्ट का पेमेंट टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनका पेमेंट टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा, कब ड्यू है पेमेंट के लिए। समझ गए? ई से क्या आता है? एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए अपन क्या कर लेंगे? एग्जिस्टेंस चेक कर लेंगे। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट देख लेंगे, इनका लोन अप्रूवल लेटर जो भी है वो देख लेंगे। ठीक है, तो जो भी इनको लोन वोन मिला है उसके लिए अप्रूवल लेटर देखना है ना अपने को। ऑब्लिगेशन, ठीक है, दिस इज नॉट अ राइट, दिस इज एन ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी, जिसका पेमेंट ड्यू है वो सारी की सारी चीजें क्या बन जाएगी? कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनऑथराइज्ड चार्ज। कोई भी अगर क्योंकि अगर ये क्या है? चार्ज है इस पे क्रिएटेड, अनऑथराइज नहीं होना चाहिए, ऑथराइज चार्ज होना चाहिए। और जो भी चार्ज क्रिएट होगा दैट शुड बी रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 दिन में आपको चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और डिले होता है, ठीक है, तो चार्ज होल्डर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है अपना लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? जैसे बताया था ना लीगल रिक्वायरमेंट आपको मैंने, एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हो गया, दूसरा लीगल रिक्वायरमेंट हो गया कि आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको विद इन द लिमिट्स आपको अगर लेना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ले सकते हो, बट बियॉन्ड द लिमिट्स आप लेते हो तो आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर चेक कर लेना कि जो लोन्स एंड बोरिंग्स है ना वो क्या किसी डायरेक्टर से लिया है ये भी मेंशन कर देना, या किसी रिलेटेड पार्टी से लिया है वो भी मेंशन कर देना। अगर डायरेक्टर या रिलेटेड पार्टी से लिया तो आप ऐसे का रेफरेंस दे देना। ठीक है, ऐसे 560 रिलेटेड पार्टीज है ना, तो आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को चेक करना पड़ेगा बाय एप्लीकेशन ऑफ ऐसे 560। समझ आ गया? 550 है, सॉरी, हाँ 550 है, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया। 550 अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं है। ई से आ गया एविडेंस। ठीक है, तो लोन सेंक्शन लेटर चेक कर लेंगे
डिबेंचर जो इशू करे गए हैं उसमें सेबी के पास जो डिबेंचर्स के लिए एडवर्टीजमेंट दिया होगा वो चेक कर लेंगे, पब्लिक में जो सर्कुलर इशू कराए, एडवर्टीजमेंट इशू कराए, प्रॉस्पेक्टस इशू कराए, जो भी आपने सर्कुलर इशू कराए, या फिर अगर आपने डिपॉजिट्स के लिए कोई सर्कुलर इशू करा है तो वो चेक कर लेंगे। अच्छा, लीगल रिक्वायरमेंट में ये और लिख देना कि लीगल रिक्वायरमेंट में ये हम चेक कर लेंगे कि अगर डिपॉजिट्स आपने एक्सेप्ट करे हैं तो डिपॉजिट्स के लिए जो एडवर्टीजमेंट दिया गया था ना, वो डिपॉजिट्स का एडवर्टीजमेंट ईयर एंड होने के 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा। समझ आ गया ना, याद आ गया लीगल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है सेल में, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हैं कि अगर आपने जो प्रॉपर्टी थी अगेंस्ट जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर रखा था, ठीक है, अगर आपने वो प्रॉपर्टी बेची है तो उसके साथ आपने लोन को भी हटा दिया है ना, ठीक है, लोन और चार्ज भी रिमूव कर दिया ना, ठीक है। बुक वैल्यू कुछ आएगा नहीं। डिस्क्लोजर कहाँ होता है? स्केड्यूल 3, ठीक है, स्केड्यूल 3 के पार्ट ए के हिसाब से, एज पर पार्ट ए ऑफ स्केड्यूल 3 उसके अंदर आएगा एला के अंदर लाइबिलिटीज के अंदर पहली आती है लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वहाँ दिखा देंगे, ठीक है। सी से कंप्लीटनेस, ठीक है, कंपनी को यहाँ पे सारा का सारा जो भी लोन्स वगैरह है कंप्लीटली दिखा रखा है कि नहीं दिखा रखा, ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी, ठीक है। कट ऑफ में कंपनी ने अगर नहीं, ठीक है, और एडिशनल अगर ठीक है तो हटाओ उसे। समझ आ गया? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट हो रहे हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है, 6 पॉइंट लिखे ना ऊपर का एक्सप्लेनेशन के साथ में, बस, या 8 पॉइंट छोटे छोटे लिखे आना, खत्म बात। समझ आई बात? नेक्स्ट आता है अपना इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज क्या होती है? सबसे पहले तो इन्वेंट्रीज को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, कि इन्वेंट्रीज क्या क्या होती है। एक्सप्लेन द इन्वेंट्रीज, ठीक है। इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, स्टॉक इन ट्रेड, ओके, ये सब इंक्लूड होता है इसके अंदर। सो लूज टूल्स आर नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम बट दे आर फॉर द कंजम्पशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लिख देना। स्टॉक इन ट्रेड उनके लिए होता है जनरली जिनका प्रोडक्शन का काम नहीं होता, तो दोज हु आर हैविंग हाँ, दोज हु आर हैविंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, या जिनका प्रोडक्शन का या फिर इस तरीके का काम होता है, दे परचेज रॉ मटेरियल, ठीक है। WIP इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज, ठीक है, विच इज नॉट कंप्लीटेड, विच इज कंप्लीट, हाँ, विच इज अंडर द प्रोसेस, ठीक है, या जिसका कंप्लीशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर मटेरियल यूज हो गया है बट सम पार्ट ऑफ द लेबर या सम पार्ट ऑफ द ओवरहेड आर स्टिल पेंडिंग, ठीक है, तो जो कि इस साल कंप्लीट, नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आता है फिनिश गुड्स आर दे रेडी स्टॉक विच इज ड्यू फॉर सेलिंग, ठीक है, जिसको बेचा नहीं है अभी तक। और स्टॉक इन ट्रेड मैंने बताई दी, अगर ट्रेडिंग कंपनी है जिसका सिर्फ ट्रेडिंग वगैरह का काम है तो वहाँ पे सफिशिएंट है आपका, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, वहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं होती है। समझ आ गई क्या? तो सबसे पहले तो इन्वेंट्रीज के अंदर आप ये लिख देंगे। दूसरा आप लिख के आएंगे इन्वेंट्रीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, आफ्टर योर फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स के बाद जो बिजनेस को चलाता है वो आपका रॉ मटेरियल या फिर इन्वेंट्री ही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, कंपनी का स्टडी करना पड़ेगा कि कंपनी का EOQ क्या है, लगा दो कॉस्टिंग आपकी, कंपनी का EOQ क्या है, कंपनी का होल्डिंग पीरियड क्या है, कंपनी का डेंजर पीरियड क्या है, ठीक है, कंपनी कितना टाइम में स्टॉक का ऑर्डर करती है, कंपनी का रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर पीरियड क्या है। समझ आ गया? लगा दिया मटेरियल यहाँ पे, ठीक है, लग गया, ठीक है। नॉलेज ऑफ योर कॉस्टिंग, आप पकड़ो चीज़ों को कि कहाँ से उठा के लेके आना है, ये चैप्टर में आपको, ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स की नॉलेज लगेगी। समझ आ गया? ठीक है, लगा दिया कॉस्टिंग का पूरा, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे अपन ने, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबसे पहले अपन ने बताया इन्वेंट्री क्या क्या है, दूसरा अपन ने बताया इन्वेंट्री के टाइम पे अपने को बेसिक क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी होती है इन्वेंट्री की नॉलेज गेन करने के लिए। तो ये है, आप समझो ऊपर क्या है टॉपिक के बारे में कि एक चीज़ क्या है, नीचे आपने ली है उसकी अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हो? तो जैसे अपन ऑडिट प्लानिंग करते हैं ऐसे 300 के हिसाब से आता है ऑडिट प्लानिंग, ठीक है, ऑडिट प्लानिंग हो रहा है, बट ऑडिट प्लानिंग 315 के हिसाब से होती है। 315 क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट करना पड़ेगा ना। जब ये अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट करोगे तभी तो प्लानिंग कर पाओगे। तो अगर आप इसकी ऑडिट प्लान कर रहे हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी है, ठीक है, जानना पड़ेगा एनवायरनमेंट को। समझ आई बात?
ठीक है, डिड यू गेट दी कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये हो गया इन्वेंट्रीज, इधर हो गए सारी की सारी नॉलेज गेन कर ली। अब द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड एज फॉलोस, ASEOULEVSBDCA। ए से ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब सबसे पहले देख लेंगे कि जो भी स्टॉक परचेज किया जा रहा है, ठीक है, जो भी स्टॉक एक्वायर किया जा रहा है, भले ही क्रेडिट पे आ रहा है, कैश पे आ रहा है, क्रेडिट पे आ रहा है तो ऑथराइज पर्सन ही उसे ऑर्डर देगा, ठीक है। और जो भी स्टॉक वगैरह सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, उसके लिए ऑथराइज पर्सन ही उसके लिए क्या कर रहा है, उसके लिए ऑर्डर दे रहा है ना। अब इसके अंदर मेरे को क्या बोलना पड़ता है, समझो मेरी बात। इसके लिए अपने को ऑथराइजेशन के अंदर चेक करना पड़ता है कि जो भी स्टॉक का जो भी ऑर्डर वगैरह दिया जाएगा, जो भी सेल करा जाएगा, उसके लिए अपने को क्या करना है, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, कि कंपनी ऑर्डर देती कैसे है, बाय मेल के थ्रू ऑर्डर जाता है, किस तरीके से ऑर्डर जाता है, ऑर्डर तो उसके पूरे ऑथराइजेशन प्रोसेस को समझना पड़ेगा ऑडिटर को। समझ आ गया पूरा कॉन्सेप्ट कि भाई मेल के थ्रू ऑर्डर जा रहा है, ठीक है, या जो भी ऑर्डर आता है सेल करने के लिए, उसके पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्केड्यूल ऑब्टेन करना पड़ेगा कि कंपनी के पास 31 मार्च को कितना रॉ मटेरियल है, पूरा का पूरा WIP कितना पड़ा है, फिनिश गुड्स कितना पड़ा है, लूज टूल्स कितना पड़ा है, स्टॉक इन ट्रेड कितना पड़ा है, ठीक है, ये तो स्केड्यूल ऑब्टेन करना पड़ेगा। प्लस साथ में स्केड्यूल ऑब्टेन करना पड़ेगा ऐसा स्टॉक जो कि सेल हो चुका है मगर फिर भी हमारे स्टॉक में है, ठीक है, और जो परचेज कर लिया है मगर हमारे स्टॉक में अभी तक आया नहीं है। समझ आ गया ना सबको? ई से क्या आता है, एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, तो ऑडिटर चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने टाइम टू टाइम आपका स्टॉक का वो काउंटिंग करी है कि नहीं करी है। जो भी स्टॉक काउंटिंग होगी, ठीक है, एस पर SA 501 क्या है, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम्स। हाँ सुनो, ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस बट स्पेसिफिक कंसिडरेशन टू सेलेक्टेड आइटम्स है ना, उसके अंदर ये जो इन्वेंट्रीज है ये सेलेक्टेड आइटम्स में आता है। सेलेक्टेड आइटम्स के अंदर 3 चीजें आती है, इन्वेंट्रीज आती है, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स मतलब जो एंटिटी के ऊपर केसेस चल रहे हैं वो आते हैं, और प्लस आता है इसके अंदर लिटिगेशन क्लेम्स, सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है, 3 चीजें आती है इसके अंदर। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब जब कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस में डील करती है तो सेगमेंट बन जाते हैं, उसको कहते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। कंपनी अगर एसेट्स में कंपनी का इन्वेंट्रीज होता है तो मतलब इन्वेंट्रीज आ जाएगा। और तीसरा मैंने बता दिया लिटिगेशन क्लेम्स, उसके ऊपर ऑडिटर को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ऑडिटर को यहाँ पे एग्जिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। बैलेंस शीट डेट वाले दिन ऑडिटर यहाँ पे काउंटिंग में खुद प्रेजेंट रहेगा। ऑडिटर विल मस्ट प्रेजेंट हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टॉक काउंटिंग, ठीक है, स्टॉक काउंटिंग के टाइम पे ऑडिटर का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। बट अगर मान लो किसी इमरजेंसी रीजंस की वजह से ऑडिटर वहां पे प्रेजेंट नहीं हो पाता है तो ऑडिटर किसी और दिन पे रिक्वेस्ट कर सकता है स्टॉक काउंटिंग करवाने के लिए, या फिर ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर बोल सकता है कि मैं कंप्लीट नहीं बट सेलेक्टेड आइटम्स को रिकाउंट करवाना चाहता हूं। समझ आ गया? तो इसके एग्जिस्टेंस को चेक कर लिया, क्लियर हो गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन एंड राइट। स्टॉक इज द राइट ऑफ द कंपनी। इसके ऊपर अगर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएटेड है, मतलब अगर कोई चार्ज वार्ज क्रिएटेड है वो देख लेंगे। नेक्स्ट आता है अनऑथराइज चार्ज, ठीक है, कंपनी इसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करवा सकती है। याद कर लो, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन नीचे एग्जांपल लिखे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी हैज टेकन अ बैंक लोन, कंपनी ने बैंक लोन लिया है, ठीक है, और बैंक लोन लिया है किससे? बैंक लोन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी बाय, ठीक है, समझ आ गया, फ्लोटिंग चार्ज ऑफ, ठीक है, एसेट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है कंपनी ने, तो बैंक ओडी लिया है किसके ऊपर? स्टॉक के ऊपर। समझ आ गया? नेक्स्ट आता है लीगल रिक्वायरमेंट में मैंने बताई दिया आपको। जैसे कि लीगल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले तो आप लीगल रिक्वायरमेंट बता दो कि जो भी स्टॉक वगैरह है, क्या? हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, ठीक है, बट ये नीचे वैल्यूएशन में भी जा सकता है, ठीक है, ये नीचे वैल्यूएशन में भी जा सकता है, ठीक है। तो एएस की रिक्वायरमेंट नीचे वैल्यूएशन में डाल देंगे, तो यहाँ पे रहने देते हैं इसको, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं है, सच रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एविडेंस आता है। तो एविडेंस में क्या करेंगे? जितना भी स्टॉक आपने परचेज किया है, जो भी स्टॉक आपने परचेज किया है, बाय किया है, उसके अगेंस्ट के सारे इनवॉइसेस देख लेंगे, जो भी सेल किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है, कंपनी ने क्या कर रखा है, कंपनी ने अपने काम को अलग अलग कर रखा है।
तो इंश्योर करना कि कंपनी ने अपने काम को, ठीक है, अलग अलग कर रखा है। कंपनी ने ऐसा तो नहीं कर रखा कि कंपनी ने परचेज करने की पावर, सेल करने की पावर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देने की पावर और स्टॉक को रखने की पावर एक बंदे के पास है। कंपनी को, ऑडिटर को इंश्योर करना है कि ये काम अलग अलग लोगों के हाथ में होना चाहिए, जो परचेज अलग करता हो, स्टॉक मेंटेनेंस अलग करता हो और इश्यू अलग करता हो। समझ आ गया? ठीक है, ऑडिटर इस चेक करेगा। अब आएंगे वो वैल्यूएशन पे, ठीक है। वी से आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS 2 के हिसाब से होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ऑडिटर को, और ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि AS 2 के हिसाब से एंटिटी ने जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किया है उस वैल्यूएशन को किस तरीके से किया है वो चेक करना पड़ेगा कि वैल्यूएशन फीफो, ठीक है, या फिर फीफो लीफो। एक्चुअली क्या होता है, मेन तो एएस तो दो ही चीज़ों के लिए बोलता है, ठीक है, या तो फीफो के लिए बोलता है वेट, या एवरेज के लिए बोलता है। एवरेज में सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों होते हैं, तो या तो आप फीफो के यूज़ करोगे या फिर लीफो को वो फिर या फिर एवरेज को यूज़ करोगे। समझ आ गया कौन से? ये तो एएस ने बोल रखा है ये, ठीक है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, बाकी तो वैल्यूएशन के और तरीके हैं, बट अगर इनमें से किसी और चीज़ पे यूज़ करा गया है तो वो आपको बताना पड़ेगा। प्लस एएस बोलता है, ठीक है, कि आपको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो कॉस्ट और एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उस पर आपको वैल्यू करना पड़ेगा। समझ आ गया क्या? नेक्स्ट आता है सेल, तो छोड़ो ना यार, सेल तो होगा ही ऑब्वियसली। नेक्स्ट आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हटा दो, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर अपन ने तो बता ही दिया, ठीक है। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर तो बताइए कहाँ होगा? करंट एसेट्स के अंदर। समझ आ गया ना? तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज के नाम पे डिस्क्लोजर हो जाएगा। कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ, कंप्लीटली मतलब सारे के सारा स्टॉक हमें यहाँ पे कंप्लीटली रिकॉर्ड करना है। अगर कोई चीज़ हमने स्क्रैप वगैरह कर दी है तो उसके प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए, ठीक है, उसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, और उसकी सेल वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे कॉस्ट में से, ठीक है। सेल, अच्छा, सेल ऑफ स्क्रैप अगर होता है, एक चीज़ और बताता हूँ, सेल में डाल सकते हो आप, ये सेल में सेल ऑफ स्क्रैप डाल सकते हो, सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। अच्छा, सेल ऑफ स्क्रैप को है ना आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डालते हो, याद रखना। सेल ऑफ स्क्रैप आरएफओ के अंदर जाएगा, अदर इनकम्स में नहीं जाएगा, ना कॉस्ट में से कम होता है। ये सीधे सीधे आपकी सेल ऑफ स्क्रैप भी जो होती है वो आपकी नॉर्मल इनकम के अंदर ऐड होती है। बरोबर बात समझ आ गई? नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजर हो ही गया, कंप्लीटनेस हो ही गया, सारे के सारा स्टॉक रिकॉर्ड होना चाहिए, जो सेल ऑफ स्क्रैप हो गया उसको माइनस कर देंगे। एंड कट ऑफ डेट, अब कट ऑफ डेट वाला चीज आ गया, कट ऑफ, ठीक है। जो भी इन्वेंट्री हमने सेल कर दी है बट अभी भी हमारे स्टॉक में दिख रही है, जो कि हमें नहीं किसी और को बिलोंग करती है, वो हमें माइनस कर देना चाहिए टोटल इन्वेंट्री काउंट में से। और जो इन्वेंट्री हमने परचेज कर ली है बट जिसकी डिलीवरी नहीं हो पाई है, बट हमने परचेज कर लिया है, राइट हमारे पास आ चुका है, ठीक है, तो वो हमारे स्टॉक में एड ऑन हो जाना चाहिए। समझ आ गया क्या? ठीक है। एएस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, एएस के अकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज को एक्सप्लेन बिल्कुल कर सकते हैं। एएस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, जहां जहां पे आपके जो जो लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं वहां पे उनको आपको यूज करना ही पड़ेगा। एएस के अकॉर्डिंग सर एलटीबी का ऊपर एस बता दो। एलटीबी का एस, एलटीबी का एस, तो ये स्केड्यूल, स्केड्यूल मतलब आपको स्केड्यूल ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ कहाँ कहाँ से लोन लिया है, कितना कितना लोन लिया है, किस डेट पे लोन लिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ लोन, डेट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, कब लिया है वो आ जाएगा, ड्यू डेट क्या है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है, ये सब आपको स्केड्यूल में लिखना पड़ेगा। समझ आ गया? सेल और रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस को अपन अपनी इन्वेंट्री में दिखाएंगे ऑब्वियसली। वैसे भी इसको भी, इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हो सेल्स वाले टॉपिक में। यहाँ पे सेल सेल और रिटर्न बेसिस भी मेंशन कर सकते हो, सेल और रिटर्न बेसिस। समझ आया? आगे सर, ठीक है, आपको समझ आ गया? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से? चलो क्लास वाइंड अप करते हैं आज की, तो ठीक है, चलिए, ओके बाय। हाँ जी, अब कल जाके चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, कल नहीं परसों ही होगा, क्योंकि ना कल, हाँ परसों खत्म कर देंगे इस चैप्टर को आपके, और फिर वो अगला वाला चैप्टर वो भी हो गया इसमें वॉचिंग होता है ना, वेरिफिकेशन
माइक से हो गया इसका